मोदी जी के आने के बाद जियो पॉलिटिक्स में कितना बदलाव आप देखें? और एच डी देवेगौड़ा के बारे में बिल क्लिंटन ने एक बात बोली थी कि भारत के प्रधानमंत्री की तो मैं कांख में चोटी। कांग्रेस भी धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। वो देशद्रोह की बात करती है। कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार। कांग्रेस को हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी की चेयर पीछे खींच रहे हैं उसका मतलब समझ। तो सर मंदिर मुगलों ने तोड़े, उन्होंने केवल मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने हमारी इंजीनियरिंग भी तोड़ी। एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खतरे में, कि चाहे मुगल आए, पुर्तगीज आए, डच आए, लेकिन फिर भी वो भारत की आत्मा को कुठाराघात नहीं पहुंचा पाए। बीजेपी के अंदर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो परिवारवाद करते हैं कि इससे हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन आप नीचे अर्श से फर्श पर आ गए। तो क्या आपको लगता है कि एक मोदी नहीं कई मोदी चाहिए? चींटी की भी अपनी भूमिका होती है, तो हिरण की भी अपनी भूमिका होती है, तो मनुष्य की भी अपनी भूमिका होती है। जयपुर में, राजस्थान में मैंने देखा इतने सारे ट्रक भर भर के कांग्रेसी आए, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा और उसका परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको कर्मों से समझना पड़ेगा। रामगंज में पथराव होता है। जो मोदी जी ने कहा भी था कि लोगों को उस भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा में वो जवाब सुनना जानते हैं। नमस्कार, राम राम सा, आप सभी का भारत रफ्तार में स्वागत है। हम खास पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है निधीश गोयल, जो कि जंबो टॉक्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। और निधीश जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 2006 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में निधीश जी कार्य कर रहे हैं और दूरदर्शन चैनल में भी एंकर के रूप में कार्य करते हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं, देश के समसामयिक विषयों पर इनसे बातचीत करेंगे। निधीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जितेश जी, आपका अपने प्लेटफॉर्म पे हमें स्थान देने के लिए, और आपके दर्शकों को प्रणाम, राधे राधे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है सर, ये पत्रकारिता का ये भूत आपको कैसे चढ़ा? मुझे तो पता नहीं कैसे चल गया बाय डिफॉल्ट। आप कैसे पत्रकारिता में आ गए? नहीं, भूत जैसी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है जितेश जी कि लाइफ जो होती है ना, वो नदी की तरीके से होती है। तो समुद्र में तो क्या है कि ज्वार भाटे आते हैं, लेकिन नदी लगातार बहती रहती है। और जब आप पानी की तरीके से बहते चले जाएंगे, जो तिकोने पत्थर होते हैं ना, वो भी शिवलिंग हो जाते हैं। तो आपको केवल इशारों को पहचानना है, उसके साथ में लगातार चलते चले आना है। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद में आकाशवाणी के एफएम चैनल में एज अ रेडियो जॉकी मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां पे कार्यक्रम शुरू हुए, वॉइस एक्टिंग करी, लाइफस्टाइल ट्रेनिंग करी, प्रोग्राम्स शुरू हुए। उसके बाद में लगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा सा और चाहिए, तो यूट्यूब चैनल शुरू किया। मेरे नाम से शुरू किया था, निधीश गोयल के नाम से। जम्बू टॉक्स उसकी एक श्रृंखला थी, क्योंकि मुझे अखंड भारत छोटा लगता था। मुझे क्या लगता था कि हमारे जो यज्ञ हवन होते हैं, तो उसमें हम जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष कहते हैं। तो विजन जो है वो थोड़ा सा दृष्टि हमारी और बड़ी रखें। तो जब जम्बू द्वीप की बात करते हैं, तो अखंड भारत की जगह मैंने अपने चैनल का नाम निधीश गोयल से हटा करके और जम्बू टॉक्स किया। और मैंने उसको सैटरडे संडे के तौर पे शुरू किया था, और इतना संपर्क भी नहीं था। लेकिन आज बाबा रामदेव से लेकर के कपिल मिश्रा से लेकर के हर्षवर्धन त्रिपाठी, देश भर के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं देश विदेश के, 950 से अधिक कार्यक्रम हम लोगों ने अपने चैनल पर प्रसारित किए हैं। तो ईश्वर का प्रसाद है, उनकी अनुकंपा है, ये सब होता चला जा रहा है। इसलिए कहा कि भूत जैसा कुछ नहीं है, आप केवल नदी के तरीके से बहते चले जाइए। आगे भी नहीं पता कि ये चीजें हमें किस दिशा में लेके जाने वाली, लेकिन जो है, आप भारत भूमि से प्यार करते हैं, तो जहां जाएंगे वहां अच्छी तरीके से ही जाएंगे। मैं भूत इसलिए कह रहा था निधीश जी, जब मैं इतना बड़ा पैकेज छोड़ के पत्रकारिता में आया था तो एक जज्बा, जिसे कहते हैं ना, मतलब क्रांतिकारी विचार कि कुछ परिवर्तन लाएंगे समाज में, तो ये विचार लेके मैं पत्रकारिता में आया था। तो मुझे तो भूत ही लगता है, क्योंकि पैसा तो है नहीं पत्रकारिता में। तो मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता करते हैं अच्छे लोग, अच्छी पत्रकारिता जो करना चाहते हैं, कुछ समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ राष्ट्र में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ राष्ट्र प्रथम की जो भावना रखते हैं, तो वो एक भूत की तरह आते हैं। मतलब एक पत्रकारिता का भूत जिसे कहते हैं ना, मतलब कि हाँ पत्रकारिता करनी है। आप सोचिए, 1.5 लाख की जॉब छोड़ के आ गया पत्रकारिता में, मैंने सोचा ही नहीं था। तो मतलब मैं इसलिए भूत कहा कि एक एडिक्शन है पत्रकारिता का, कि कुछ करना है समाज के लिए, इसलिए आदमी पत्रकारिता में आता है। तो दूसरा मेरा सवाल ये है निधीश जी, कि आप देश में बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत की। आज 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मतलब तीसरा टेन्योर चल रहा है मोदी जी का। बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन देश में हुए हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बदलाव देश में, और बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। मतलब जिस विजन के साथ पीएम आए थे,
और जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने किया है। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना कुछ बदलाव किया, धारा 370 हटाई कश्मीर से, एक बड़ा परिवर्तन था। जब हम कभी बचपन में पढ़ा करते थे किताबें और बचपन में सोचा करते थे, टीवी देखा करते थे, तो यह आता था, आज तक एक पुराना चैनल था उसमें आता था कि धारा 370 वहां लगी हुई है, तो हटाई। उसके धारा 370 लगने के कारण बहुत सारी वहाँ आतंकवादी गतिविधियों की समस्या थी, कई समस्याएं थी, उससे बड़ा बदलाव हुआ और कई चीजें ऐसी प्रधानमंत्री जी लेके आए जो देश में मिरेकल था, एकदम बड़ा चेंज था। लेकिन उसके बावजूद भी इस जो लोकसभा का चुनाव हुआ 24 का, उसके अंदर बड़ा सेटबैक लगा मोदी जी को, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, क्या आपको लगता है क्या कारण रहा, जबकि जनता के लिए इतना कुछ किया उसके बाद भी? हालांकि आप कमबैक किया है, लेकिन आपको क्या लगता है, इतने साल आपको पत्रकारिता में हो गए, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा युग पुरुष आया मोदी जिन्होंने बड़ा परिवर्तन, जिस व्यक्ति के आगे कुछ नहीं ना पीछे कुछ, मतलब कोई परिवार में आदमी नहीं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा परिवर्तन किया, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा सेटबैक लगा मोदी जी को, हालांकि सरकार तो बन गई। जितेश जी, इसके लिए ना बहुत एक बड़ा एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। आपको क्या लगता है, भारत से प्रेम करने वाले या धर्म से प्रेम करने वाले विश्व में कितनी शक्तियां हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था अपने यहाँ पर, और आप तो ग्राफिक वगैरह, आपकी बड़ी टीम है, बड़ा स्टूडियो है, सब लोग आप यूज करते हैं, मैं तो केवल सिंपल बोलता हूं, अकेला बोलता हूं, बस और वीडियो अपलोड कर देता हूं। वो वीडियो में कोविड की बात थी, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात थी, रॉकफेलर की बात थी, हेनरी किसिंजर की बात थी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी की बात थी, और ये बात भी थी कि अगर 1975 में आपातकाल लगा, और लोग ये सोचते हैं कि जब तत्कालीन इलाहाबाद कहते थे, तो इंदिरा गांधी की जो एक मेंबरशिप थी वो निरस्त हुई, और उसके कारण से एक आक्षेप आया, एक क्रोध आया, और उसके बाद में आपातकाल लगा दिया गया। तो आप बहुत बड़े बुलावे में, भारत में अगर कुछ भी चल रहा है तो उसका कारण केवल भारत में नहीं है, वो तो आपको दिख रहा है। जिस तरह से कहते हैं ना जितेश जी की हिटमैन्स बहुत सारे होते हैं, वो भारत में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे होते हैं, और वो पूरी सत्ता को चला रहे होते हैं। ये वहां से चल रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई वीडियोग्राफिक नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, केवल मैंने बोला था विद इन 10 मिनट्स मेरा वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया था। आज तक भी उसकी कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पर एक बार आई है, और वो उस वीडियो की। क्या किया था मैंने उसमें से? क्यों? बिकॉज आप उन शक्तियों के विरुद्ध बोल नहीं सकते। आपका इकोसिस्टम, उनका इकोसिस्टम आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। कश्मीर फाइल्स में एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि सरकार हमारी है, सिस्टम आज भी उनका है। आपको ध्यान होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी ने प्रफुल्ल केतकर, जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं जी, उन्हें एक इंटरव्यू दिया था। ऑर्गेनाइजर में ही इंटरव्यू छपा था। बात किसकी की थी? रिजर्वेशन की समीक्षा करने की। बिहार में उसका रिजल्ट क्या हुआ था? आप भारत के लिए, भारत की परंपराओं के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, वो आप बहुत अच्छा लगेगा सभी लोगों को, लेकिन जब किसी को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसी आपके घर पे, परिवार पर कुठाराघात करने वाला है, आप संविधान को बदलने वाले हैं, आप ऐसा कुछ करने वाले, तो गड़बड़ होगा। आपको ध्यान होगा ना 1975 में इमरजेंसी लगी, 1977 में कितनी सीट आई, 1980 में फिर क्या हुआ, फिर 1984 में क्या हुआ, बड़ा पेड़ गिरा, 416 सीट आई थी राजीव गांधी की, लेकिन उसके 5 साल बाद क्या हुआ, आधी से कम सीट हो गई। भारत की जनता बहुत पहले से चाह रही थी कि कांग्रेस का रिप्लेसमेंट चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा था ठीक तरीके से। बार बार वो इसका प्रमाण दे रही थी। इसी का कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। 2004 में जब चीजें हुई, इंडिया शाइनिंग की बात आई, तो आप चाहे कितने भी हाईवेज बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन जब कहीं लगेगा कि 4Ds की बात करते हैं हम दिल्ली में, 4Ds को आप भी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। जब हम अनंत कुमार जी की बात करते हैं, सुषमा स्वराज जी की बात करते हैं, अरुण जेटली जी की बात करते हैं, वेंकैया नायडू जी की बात करते हैं, बड़े बड़े नाम थे ये। 2009 में क्या हुआ था? चलिए 2004 में आप हार गए थे। क्यों? मोहन भागवत जी ने बोला था कि ये भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने अपने पीढ़ियों को तिरोहित कर दिया, ये राख में से भी खड़ी हो जाएगी। क्यों हुआ था ऐसा? क्या हुआ था? लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाकर के आए, कहा कि सेकुलर व्यक्ति था, नहीं चलेगा। जब आप अपने कोर से हटेंगे तब नहीं चलेगा। अब सामने वाले को ये तो मालूम था कि 2014 में आप जीते, लेकिन उन्हें लग रहा था कि 2014 में जीत तो तुक्का थी, चली चल गई।
क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन था, आम आदमी पार्टी थी, उससे पहले उसमें स्वामी रामदेव भी उसमें शामिल थे और बहुत बड़ा बड़ा मंच था और स्वामी अग्निवेश भी और संघ की उसमें बहुत अच्छे तरीके से शामिल था जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था। तो चल गया। 2018 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, नितिन गडकरी की बड़ी सारी बातें होने लगी थी 2019 में, लेकिन पुलवामा हुआ, ये सब चीजें हुई और एकदम से आप जीत गए। वहां परिवर्तन आया और बड़ा परिवर्तन आता है 2022 में, जब उत्तर प्रदेश चुनाव होता है और सब लोग एक होते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश चुनाव योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं। तब ये डीप स्टेट जिसकी आप बात कर रहे हैं आजकल, ये वहां पर एक्टिव होता है। 2022 के बाद कहानी यहां शुरू होती है और उन्हें लगता है कि अगर हमने अब इन्हें नहीं रोका किसी भी तरीके से, जॉर्ज सोरोस का नाम आपने 2022 से पहले ठीक प्रकार नहीं सुना होगा, उसके बाद में आता है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि अगर अब इन्हें नहीं रोका गया तो फिर हमने जो साम्राज्य बनाया था, जिस साम्राज्य के लिए यह कहा गया था 1980 में कि इंडिया इज फॉर सेल, भारत बिकने के लिए तैयार है, ये हमारा पूरा बना बनाया साम्राज्य बिखर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जो कुछ करना था वो सब कुछ किया। जो मैंने एग्जाम्पल दिया बिहार का, तो वही दूसरे रूप में आके 2024 में आपके सामने आता है और एक नैरेटिव का कोशिश होती है, प्रयास होता है। जेपी नड्डा जी का बयान भी आता है, बहुत सारी बातें होती हैं उसके बारे में भी कि हमें अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं। हालांकि ये बयान एक दूसरे तरीके से दिया गया था, लेकिन नैरेटिव तो बन गया। तो आपको लगता है उस बयान का नुकसान हुआ? हर चीज का नुकसान होता है। आप जब पब्लिक में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत पे या आपके चरित्र पर कोई संदेह है, वो तो सब कुछ सही था। तो आपको लगता है कि जब भागवत जी की वो बयान जी की जब सरकार थी यहाँ पर, क्योंकि अब राजस्थान में रहते हैं, तो मंदिर जो टूटे उसका नुकसान है? देखिए, हर चीज का नुकसान के आड़ में जो मंदिर, डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में आज भी वाग्देवी का मंदिर नहीं बना? भोजशाला, वाग्देवी का मंदिर नहीं बना, भोजशाला की बात आती है। आप आज भी लोगों से, सामान्य लोगों से मिलके देखिए जयपुर में, और वो लोग कहेंगे भोपाल के बारे में क्या जानते हैं, तो शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है लोगों को, सूरमा भोपाली, लेकिन भोजपाल याद नहीं आते। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? गंगू तेली पता है, लेकिन राजा भोजपाल क्या है? मुगलों ने मंदिर तोड़े, ये हम लोगों को पता है, लेकिन भोपाल जाते हैं तो वहां पर एक बड़ा तालाब है। आपने कहा मुगलों ने मंदिर तोड़े, तो सर मंदिर मुगलों ने तोड़े, फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर मंदिर में मस्जिद मत ढूंढो, हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, ये भी बात चल रही है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं उस बात को भी लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इस पर भी बताता हूँ कि केवल मंदिर नहीं तोड़े। जब आप भोपाल में जाते हैं तो एक बड़ा तालाब कहा जाता है, बेसिकली वो बड़ा तालाब नहीं, दैट वाज अ डैम, वो बांध था। और वहीं पर भोपाल के पास में एक होशंगाबाद नाम का शहर है जिसे होशंग शाह ने बनाया था, और उसने उस डैम को भी तोड़ा। यानी कि उन्होंने केवल मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने हमारी इंजीनियरिंग भी तोड़ी। उन्होंने केवल नालंदा नहीं जलाई, उन्होंने इंजीनियरिंग भी तोड़ी। 30 वर्ष लगे थे जितेश दी उस डैम को, उसमें से बूंद बूंद पानी रिस करके पूरी तरीके से खत्म होने में, जिसे आज भोपाल के लोग भी बांध के नाम से नहीं बल्कि बड़ा तालाब के नाम से, हमें क्या पता है। तो जब 15 साल आपकी सरकार रहती है मामा जी की, तब भी अगर वो मध्य प्रदेश को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते, लोगों को लगता है क्यों योगी आदित्यनाथ इतने प्यारे हो जाते हैं, क्यों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, साइकिल पर 2 लड़के, ये सब मिलकर के भी एक व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाते, बिकॉज वो आपके कोर को पकड़ता है। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता होती है, ऐसे आइकॉन्स हमें चाहिए। तो जब ऐसे आइकॉन्स आते हैं, और मोदी जी के बारे में लोगों को विश्वास है, इसलिए आप मान के चलिए ये 240 सीट भी आई, इसको सामान्य मत समझिए, ये एक बहुत अच्छा परिणाम था आपके लिए। लेकिन आपको ये लगता नहीं कि ये एक सीट तो आ गई मोदी जी की विजन और मिशन के कारण, एक फेस था मोदी जी का, लेकिन नैरेटिव वार में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रही। एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खतरे में, एक नैरेटिव चलाया गया कि आरक्षण खतरे में, एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खत्म कर देंगे या चेंज कर देंगे। तो इस तरह का जो नैरेटिव चलाया गया, उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी बैकफुट पे रही। जितेश जी, आपके जो लाखों लोग इस समय कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्टली कहता हूं, आप चंद्रशेखर आजाद पर 2 मिनट बोलिए, बोल के देखिएगा, कितनी चीजें पता है। चंद्रशेखर आजाद दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद था, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, एक माउजर के नाम से याद होगा, अल्फ्रेड पार्क याद होगा, अंतिम रुक गए थे, ऐसा कहते हैं कि नेहरू से मिलकर के आए और उसके बाद में वहां चले गए, एक गोली जो है वो लास्ट में बच गई। इसके अलावा कितना याद है? ये वो व्यक्ति था जिन्होंने उस पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा किया था। उसके बावजूद भी अगर हमारे मनों में वो चीजें जिंदा जीवंत बहुत तस्वीरों के रूप में ही हैं,
हमें वो पूरा नहीं पता है। तो क्या लगता है, आप नरेटिव की बात कर रहे हैं, हम मैकाले की बात करते हैं, 1835 की बात करते हैं, क्या वाकई में सारी चीजें 1835 से शुरू हुई थी? जरा ध्यान देंगे तो उससे 50 वर्ष पहले 1785 से, यानी कि कांग्रेस 1885 में जन्मी थी, उससे 100 साल पहले इन नरेटिव का खेल अंग्रेज इस देश में शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे मुगल आए, पुर्तगीज आए, डच आए, लेकिन फिर भी वो भारत की आत्मा को कुठाराघात नहीं पहुंचा पाए। कभी महाराणा प्रताप खड़े होते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह खड़े होते हैं, कभी हिंदवी स्वराज्य के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े होते हैं, कभी राजा छत्रसाल खड़े होते हैं, कभी रानी गाइदिन्यू खड़ी होती हैं, कभी ललिता दित्य खड़े होते हैं, कभी अहोम डायनेस्टी खड़ी होती है। ऐसा कैसे हो जाता है? तब उन्होंने, चाहे आम व्यक्ति की बात करें, गुरुकुल की बात करें, हमारे शस्त्र और शास्त्र दोनों पर कुठाराघात। नरेटिव तो वहां से चल रहा है। आपको क्या लगता है कि हम यूं ही 2010 साल में, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूं, मोहन भागवत जी की आपने बात की कि ये नहीं देखना चाहिए। 2014 में सरकार बनी, जयपुर में एक कार्यक्रम था और मोहन जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बोला, उसके बाद में एक प्रश्न उनसे पूछा गया था और वो मैंने ही उनसे पूछा था कि अब तो एक प्रचारक, एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री, इस देश को परम वैभव मिल जाना चाहिए। उनका उत्तर सुनिएगा। उनका उत्तर ये था, पहले नाम पूछा कि ठीक है, तो नीतीश जी, भारत जिस स्थिति में है, 284 सांसद थे ना नीतीश जी, एक नरेंद्र मोदी है। अगर 284 क्लोन होते हैं नरेंद्र मोदी के, तो भी भारत को रसातल से धरातल तक आने में 10 वर्ष लगेंगे। उसके बाद में अभ्युदय की बात कीजिएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि ये हो रहा है? मैं आपको कहने चलता हूं कि मोहन भागवत जी का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है, जिस पर भी बड़ी बात हुई कि भारत का अभ्युदय की, तो ये तो वार्म अप चल रहा था 2014 के बाद में। 2015 में जिस दिन 21 जून 2015 को विश्व ने सूर्य नमस्कार किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, वहां से शुरुआत हुई थी। और तब से लेकर के 2025 तक, जब हमने श्री राम मंदिर का प्रथम वर्ष पूर्ण किया, यहां तक तो साहब, या 2024 पे कहूं जिस दिन जो बात हुई, यहां तक तो हम लोग वार्म अप कर रहे थे। कहानी तो स्टोरी बिगिंस नाउ, और स्टोरी बिगिंस नाउ का मतलब समझिए जब केजरीवाल हारा है, स्टोरी यहां से शुरू हो रही है। अब शुरू हो रही है कहानी साहब। नितेश जी, एक सवाल ये है कि मैं आज एक सुंदर तस्वीर 2 दिन से देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी पेरिस गए थे, वहाँ भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री पीछे खड़े हैं, वो उनकी चेयर पकड़ के उनको बैठा रहे हैं। तो ये जो सुंदर तस्वीर है, हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है। तो जो हमारे जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि भारत का जो मोदी जी के आने के बाद हम जियोपॉलिटिक्स में कितना बदलाव आप देखते हैं? बहुत बदलाव हुआ है। मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं। बिल क्लिंटन आप जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे एच डी देवेगौड़ा। और एच डी देवेगौड़ा के बारे में बिल क्लिंटन ने एक बात बोली थी कि भारत के प्रधानमंत्री की तो मैं कांख में चोटी भरता हूं। आज किसी की हिम्मत है ऐसा बोलने? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आंख में आंख मिलाकर के देखने की क्षमता रखते हैं। एस जयशंकर जी के कितने भी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, अजीत डोभाल जी के कितने भी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, यहां पर समझ में आता है कि आज का भारत, वो जो बोलते हैं ना, ये सामान्य बात नहीं है कि घर में घुस करके मारेंगे। ये यूं नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि भारत तो टेरिफ किंग है, या फिर ना इट्स मोदी जी इज अ हार्ड डीलर, आप उनके साथ में सामान्य रूप से डील नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि हमें अपने आप को अपर हैंड किस तरीके से रखना है। जब वो कहते हैं, सुनिएगा, भारत में 2015 में सबसे पहला अतिथि कौन था? बराक ओबामा। क्या कहा था मोदी जी ने? सामान्य बात, स्टेटमेंट को समझिएगा। बराक, मैं और बराक जब मिलते हैं, गलबैया करते हैं, बातें करते हैं, मस्ती की बातें करते हैं, ये जो बराक ओबामा को बराक कहा गया, ये स्टेटमेंट लोगों को बताने के लिए भारत बदल रहा है। जो बात आ रही थी कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये नैरेटिव वहां से शुरू होता है कि आपको बताना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। अभिनंदन कैसे आ गए थे भारत में वापस पाकिस्तान के चंगुल से? 1971 का युद्ध हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन 93,000 सैनिकों को हमने पकड़ लिया था। उसके बाद में हम टेबल पर, ये टेबल हमारे यहाँ रखी हुई है, इसी टेबल पर, ऐसी ही टेबल पर हम लोग उस युद्ध को हार गए थे। लेकिन अभिनंदन यहाँ पर वापस आए। एक भी सैनिक हमने उनका लिया नहीं, कैप्चर नहीं किया था, फिर भी अभिनंदन आए। कैसे आए? ये तो जियोपॉलिटिक्स है, इसको बहुत तरीके से समझना, देखना पड़ता है। और आज हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, भारत की बात करें, इन सब जगह पर अगर राष्ट्रवादी ताकतें, राष्ट्रीय महत्व की ताकतें आगे बढ़ रही हैं, तो इसके पायोनियर अगर किसी को समझना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी हैं।
उन्होंने ये बताया है दुनिया को कि आप देश के साथ में, नेशन फर्स्ट, ये बात इनसे पहले किसी ने नहीं बोली। और जिस दिन इन्होंने बोली, पूरी दुनिया को समझ में आ रही है कि अगर आप देश की बात करेंगे तो ये देश के जनमानस को समझ में आती है, उसको हिट करती है। तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस भी धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि मैं कल तस्वीर देख रहा था, कुंभ में कई कांग्रेसी नेता, जैसे दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और कई नेता जाके आए। हालांकि मल्लिका अर्जुन खड़गे ये कह रहे थे कुंभ में जाने से कोई गरीबी थोड़ी दूर होगी, उसके बावजूद कुछ जो लीडर्स हैं वो कुंभ में जाके डुबकी लगा के गंगा मैया की जय करके आए। तो आपको लगता है कि देश बदल रहा है और भारत बदल रहा है और अब कांग्रेस भी बदलाव की ओर है? देखिए, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस बेसिकली एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस जो विचारधारा है, वो विचारधारा पूरी तरीके से एंटी नेशनल है, वो देशद्रोह की बात करती है। और मैं इसलिए कांग्रेस की बात कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार ही है। जब आप सामंतवादी व्यवस्था की बात करते हैं, जब आप प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो आपको ये कहने का हक नहीं है। कौन थे वो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा था कि हमें कमिटेड जुडिशरी चाहिए, हमें कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए? इंदिरा गांधी ने ये लोग ये बातें पार्लियामेंट में खड़े होकर के कही थी। और आज ये लोग कहते हैं कि ये आप ब्यूरोक्रेसी में ये कर रहे हैं, आप पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को अलग कर रहे हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने 1975 में हमारा प्रियम्बल पूरी तरीके से बदल दिया था? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारी ये इमरजेंसी लगा दी थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक पायलट को इस देश के ऊपर थोप दिया था क्योंकि वो एक व्यक्ति का बेटा था? कौन था वो लोग? संजय गांधी की राजघाट पर किस कारण से, सुनिएगा, राजघाट पर क्यों है? इन्होंने बोला ना मनमोहन सिंह की राजघाट पर होनी चाहिए समाधि। संजय गांधी की, संजय गांधी कौन थे? सीएम भी नहीं थे, पीएम भी नहीं थे, केवल एक पीएम के बेटे थे। राजघाट पर उनकी समाधि है। देखिए, कांग्रेस को हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है। ये बात अगर कोई सोचते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। आज अगर कांग्रेस को कोई वोट मिलता है तो वो तीन चीजों का मिलता है। एक मुसलमान, दूसरा दलित जिसके लिए जय भीम जय मीम की बात करते हैं, और तीसरा कांग्रेस का बहुत कोर वोटर जो आज भी उसको वोट देता है। आज दिल्ली चुनाव में अभी भी ये कहा गया, ये आम आदमी पार्टी के साथ में अगर कांग्रेस जुड़ जाती तो साहब भाजपा को सीट नहीं मिलती, गलत है। ऐसा नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत जाती, मैं राजदीप सरदेसाई तो पक्का वही व्यक्ति है ना। राजदीप सरदेसाई ने अभी एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में वो लिखता है कि मेरी एक फ्रेंड है कि जो 2014 में वोट देती है भाजपा को क्योंकि उसे लग रहा था कि मनमोहन सिंह सरकार जो है वो भ्रष्टता की तरफ जा रही है। कांग्रेस समर्थक वो लड़की, वो लेडी कांग्रेस समर्थक थी, लेकिन उसको मनमोहन सिंह सरकार गड़बड़ लग रही थी। उसने लेकिन दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि एक नई तरीके की व्यवस्था परिवर्तित हो रही है, उसके लिए आने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस का जो समर्थक वोटर है वो भी ये जानता है कि ये व्यक्ति जो आ रहा है, जो अरविंद केजरीवाल का नाम है, ये पूरे तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये निष्ठुर व्यक्ति है, ये यमुना मैया के नाम पर राजनीति कर रहा है। उसे जितना वहां पर दलदल फंसा सकते हैं वो करना चाहता है। और 10 साल में लोगों को समझ गए थे। तो कांग्रेस का कोई भी समर्थक आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को वोट नहीं देता, वो उस व्यवस्था को बदलने के लिए वोट देता। क्या लगता है हम लोगों को कि भाजपा को जितना वोट मिला आज तक, वो सारा का सारा वोट, उसमें से नया वोटर जो आ रहा है वो केवल नया वोटर वो है जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है? उसमें से इन पार्टियों से उन्होंने वोट नहीं खींचे होंगे, सब तरफ से खींचे। इसलिए कांग्रेस का रही बात दिग्विजय सिंह की, नर्मदा की पूरी परिक्रमा की, नर्मदा की परिक्रमा बड़ी मुश्किल है, नहीं पूरी परिक्रमा की है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से डीके शिव कुमार हिंदू चरित्र के नहीं है। हिंदू संस्कार उनके अंदर हो सकते हैं, लेकिन हिंदू संस्कार परिवार में होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी में वो हिंदू संस्कार है, क्योंकि पार्टी तो आपकी है। आपकी का मतलब जो अकबर रोड से चलती है, जो वहां से चलती है जहां पर नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, हमें समझना पड़ेगा ना मनमोहन सिंह निधि जी। लेकिन आज भी मोदी जी को बने हुए थी, मतलब 11 साल लगभग होने को आए, लेकिन आज भी कानून अंग्रेजों का है। हालांकि कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की, शिक्षा पद्धति मैकाले की है। आज भी पुराने अंग्रेज जो बना के गए थे सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का, वही आज वो चल रहा है तंत्र। तो अंग्रेज जो सेट करके गए थे इंडिया को जिस तरह से, और आज भी गुलामी की जंजीरों की बात करते हैं हम, तो ऐसी कई, जैसे जयपुर में अल्बर्ट हॉल का नाम है, आज गुलामी का प्रतीक है अल्बर्ट हॉल नाम जो है। तो ऐसे कई नाम हैं। हालांकि परिवर्तन करने की कोशिश की है, लेकिन ढाक के 3 पात की कहावत यहाँ पे सिद्ध होती है कि भाई पूरा परिवर्तन नहीं कर पाए। हालांकि आपने कहा कि एक बड़ा टेन्योर चाहिए होता है परिवर्तन करने के लिए, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता ही है, क्योंकि लाजमी है उठना, क्योंकि जिस विचार के साथ मोदी जी आए थे, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी तो चाहते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं करती है? क्या कारण लगता है?
बहुत सारी रीजन है, मैंने जो डेफिनेटली इसके लिए लंबा टेन्योर चाहिए। और जो उन्होंने अमृत काल की बात की, विकसित भारत की बात की, आपने कहा कि अंग्रेज जो छोड़ के गए थे, तो अंग्रेजों ने तो ये भी सोचा था कि अगले 20-30 वर्षों में ये देश पूरी तरीके से विखंडित हो जाएगा। कौन सी थी वो शक्ति जिसके कारण से देश विखंडित नहीं हुआ? वही शक्ति थी जिसके कारण से नरेंद्र मोदी नरेंद्र से नरेंद्र बनते हैं। तो कौन सी शक्ति थी? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थी, जो 100 वर्ष का होने जा रहा है। इस सत्ता के, इस संगठन के कारण से, उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण से, उसके प्रचारकों के कारण से, उसके स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के कारण से, जो कोई पंसारी की दुकान करता है, कोई कुछ और छोटा सा काम करता है, लेकिन वो कभी घटनायक है, कभी गण शिक्षक है, कभी मुख्य शिक्षक है, और अपनी साइकिल पर चलता है और 365 दिन शाखा लगाता है। उसे मतलब नहीं है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, लेकिन उसको अपने आप को ठीक रखना है। जो गीतों में पंक्तियां आती है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, ये बात वो करता है। उसे बहुत बड़े बड़े बौद्धिकों से मतलब नहीं, उसे इस बात से मतलब है कि मैं जो कर रहा हूं वो मुझे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। यहां से कहानी शुरू होती है। और रही बात, ये तो अमृतकाल की जो बात, विकसित भारत की बात हुई है, आप ये मान के चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस प्रतीक को समझना चाहिए। जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट से हटती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगती है, तो इसे केवल पॉलिटिक्स मत समझिए, केवल राजनीति मत समझिए, इसे प्रतीक समझिए। और इसीलिए कांग्रेस या कम्युनिस्ट इन प्रतीकों से घबराते हैं कि आप जो है, क्योंकि उन्हें, आपको या किसी और को लगे या ना लगे, लेकिन उन्हें पता है कि ये सही रास्ते पर है। वो क्यों बोलते हैं? आज राहुल गांधी ने क्यों बोला इंडियन स्टेट की बात, कि उन्हें कि हमारी लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट से है, और उसमें केवल संघ से नहीं, केवल भाजपा से नहीं, इंडियन स्टेट से है। क्योंकि उसे पता है कि चल क्या रहा है, वो सही समझ रहे हैं उसे। हम उसे सामान्य मीम्स में पप्पू समझे, बात अलग है, लेकिन वो सही समझ रहे हैं, उसको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं उसका परिणाम जो है वो क्या होने वाला है। सब कुछ करके भी अगर वो तीसरी बार मोदी जी को आने से नहीं रोक पाए, और उसके बाद में जो आपने शुरुआत में कहा भी था कि चाहे भागवत जी के स्टेटमेंट्स आए करे, ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी आप महाराष्ट्र जीतते हैं, उससे पहले आप हरियाणा जीतते हैं, और सबसे बड़ा जिसके लिए मैंने कहा स्टोरी बिगिंस नाउ, आप दिल्ली जीतते हैं। और न केवल दिल्ली जीतते हैं, आप सत्येंद्र जैन को हराते हैं, आप सौरभ भारद्वाज को हराते हैं, मनीष सिसोदिया को हराते हैं, आप अरविंद केजरीवाल, खुद अरविंद केजरीवाल को हराते हैं। तो ये आपका ग्राफ है। समय डेफिनेटली लगेगा। आप महाकुंभ में जाते हैं तो आज आप भारत के किसी भी शहर में देख चले जाइए, और वहां इतने सारे वाहनों को एक साथ आने दीजिए, कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा कि हैसियत क्या होती है। ये योगी जी थे जिन्होंने उस महाकुंभ में किस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया, किस तरीके की व्यवस्थाएं दी। लोग कहते चले गए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन जो वहां जा रहा है, जो करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, वो जब देख के आ रहे हैं तो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बताता है कि भारत का समय जो है वो अब आ रहा है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, समय लगेगा। मैंने आपको कहा कि नैरेटिव जो है 1835 में शुरू नहीं, उससे 50 साल पहले ये बात शुरू हुई। तो भारत की कहानी तो 2014 से शुरू हो रही है, तो अभी तो 10 वर्ष हुए हैं। 10 वर्ष में हमें इतना अधीर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग इतने प्रताड़ित हुए हैं पिछले 1000 वर्षों में। इतने हमारे मंदिर टूटे, इतने उन्होंने क्यों, जो बात आती है कि क्यों वो सटा सटा के मस्जिद बनाते थे, क्यों काशी विश्वनाथ बाबा के वहीं पर बगल में मस्जिद बनानी थी, क्यों मथुरा में केशुरा पाटन में वहीं बगल में मस्जिद बनानी थी, क्यों अयोध्या में यही करना था? क्यों? क्योंकि उन्हें भारत के मान बिंदुओं पर अपना पांव रखना था। ये उसको कुचलना चाहते थे कि हमारे मर्म को जो है उस पर वो कुठाराघात करें, उस पर आघात करें। यही उन्होंने किया। तो भारत में हम लोग इतने परेशान इस तरीके से रहे कि हमें लगा कि अब हमारा व्यक्ति आया है, अब हमारा योद्धा आया है, तो अब हमें सब कुछ मिल जाना चाहिए। अधीरता है हमारी, लेकिन सामान्य तौर पर हमें इससे बचना चाहिए। अभी समय लगेगा, और अपने नेतृत्व पर हमें विश्वास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं, बहुत काम हो रहा है। दुनिया इस काम को समझ रही है, जिसके लिए आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी की चेयर पीछे खींच रहे हैं, उसका मतलब समझिए। इसीलिए मैंने बिल क्लिंटन की बात कही थी कि जब देवेगौड़ा जी के लिए उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की कांख में मैं चोटी भरता हूं, और देवेगौड़ा जी यहां पर कुर्सी पीछे खींच रहे हैं। इससे समझिए आप कि भारत की हैसियत इस समय क्या है। सर, एक सवाल ये है कि राजस्थान में आप देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आती है, 5 साल होती है, पर रिपीट नहीं कर पाती। आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है कि मतलब जो शासन चलाता है वो सही नहीं चला पाता, या फिर प्योर हिंदुत्व पे नहीं रह पाते? अभी भी कुछ निर्णय ऐसे हो गए कि जो नहीं होने चाहिए थे। भीलवाड़ा में मस्जिद पर पत्थर फेंके गए, लेकिन पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आप टी राजा की बात कर रहे थे, टी राजा का आपने इंटरव्यू किया, तो टी राजा आए, बोले कि हम बिल्डोजर देते थे सरकार को कि बुलडोजर चला दो, लेकिन यहाँ हिम्मत ही नहीं बुलडोजर चलाने की। तो क्या आपको लगता है कि ये कारण है
या कोई और कारण? देखिए, मैं आपको इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि अभी मैं एक कार्यक्रम में था सूरत में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन थे राष्ट्रीय, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे साथ में थे। हम लोग एक साथ ही गाड़ी से पहुंचे। रमेश विदोड़ी, मुझे कहने से एतराज नहीं है, रमेश विदोड़ी आतिशी मार लेना के अगेंस्ट लड़े दिल्ली में। ऐसे पूछा, मैंने कहा ये कहने की आवश्यकता थी क्या कि गाल जो है प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें मैं दिल्ली के बना दूंगा? जब उस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कहा कि ये बकवास था। हमें जबरदस्ती इन सब चीजों को डिफेंस करना पड़ता है, लेकिन आपको रमेश विदोड़ी को टिकट देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? अगर आप नहीं देते तो क्या होता? हो सकता है वो 3-4 और विधानसभाओं पर परेशान करते आपको और उन्हें हरवाते। तो भारत में राजनीति में आपको अभी भी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं। अगर, इसीलिए मैंने कहा था कि बिहार में रिजर्वेशन की बात की, आप बिहार हार जाते हैं। यहां पर उन्होंने संविधान की जरा सी बात की, आप 303, मोदी जी 400 पार की जगह आप 240 पे अटक जाते हैं। तो अगर आप टोटली सोचें कि हम एकदम पूरा बदलाव कर देंगे तो क्या जनता इसे पचा पाएगी? इन्होंने जो विष भारत में, भारत के लोगों में घोला है। आज जावेद अख्तर अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आए, बस मैं बता रहा था आपको, जो आईफा अवार्ड्स हो रहे हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, हाँ, उनका सम्मान हो रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसको सटल नैरेटिव समझिए इस बात को, क्योंकि वो राइजिंग चले राजस्थान जाते में हैं। मेहता, वो जो मेहता है, अली फजल आ रहे हैं, अली फजल जो है, जिसने सीए के विरोध में कितनी कुछ बातें कही है, वो आ रहे हैं। और इवन जावेद अख्तर के बारे में जो कह रहा था, उन्होंने कहा, क्या कहा कि अकबर के समय में रहीम को वो गोस्वामी तुलसीदास के पास में भेजते थे। तो क्या मतलब, इससे क्या निकला कि अकबर बड़े अच्छे थे, वो रहीम को गोस्वामी तुलसीदास के पास में भेजते थे, कुछ सीखने करने के लिए भेजोगे। ये तो नहीं बताया कि आपने गोस्वामी तुलसीदास को कैद क्यों किया था और किस कारण से गोस्वामी तुलसीदास को आपको छोड़ना पड़ा एकदम से। मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर नीतीश जी, यहाँ पे सरकार है, तंत्रहीन का है, फिर ऐसे फेस्टिवल जो लेफ्ट विचार के फेस्टिवल है, ये आयोजित पढ़ाई कहाँ हुई है? जो लोग आज भी यहाँ पर हैं, मैंने इसलिए रमेश विदोड़ी का एग्जांपल आपको दिया कि एक रमेश विदोड़ी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो बहुत सारे मंत्री रहे हैं, बहुत ब्यूरोक्रेट से। पढ़ाई कहाँ हुई है? वो तो उसी नेहरूवियन कॉलोनियल सिस्टम में हुई है ना। आपकी पढ़ाई कोई गुरुकुल पद्धति से तो नहीं हुई ना। आपने कितने, अगर आप सामान्य लोग बात करें, कितने वेद है, कितने उपवेद है, जो हम लोग जानते हैं कि 4 वेद है, 4 उपवेद है, 6 नीतियां हैं, शास्त्र हैं, 108 उपनिषद है, कितना ये सब, लेकिन क्या घरों में देखने को मिलता है? रंजन गोगोई को अभी जिस कार्यक्रम में मैं था, मनुस्मृति भेंट की गई। रंजन गोगोई फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्हें स्टेज पर मनुस्मृति भेंट की गई। हिम्मत चाहिए कि हम जज को, और उन्होंने स्वीकार की बड़े प्रेम से। ये चीज किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं की, उस काम को, उस कार्यक्रम को करने वाले एक व्यक्ति ने अनुशंसा की। तो ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे नीतीश गोयल जम्बू टॉक्स को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा भारत रफ्तार जितेश जेठानंदानी को खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसे 1-2 लोगों से काम नहीं चलेगा, ऐसे भारत में हजारों लोग चाहिए, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम भी चाहिए। लेकिन जो बैठे हैं, क्या वो समझते हैं इस बात को? इकोसिस्टम सपोर्ट करता ही नहीं, समय लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये चरेवेती की बात है। हमें इससे हताश और निराश 2 शब्द होते हैं। एक, निराश आप जरूर हो सकते हैं, लेकिन हताश होकर मत बैठिए, क्योंकि जब हम लोग बचपन में बात करते, खेल खेलते थे जितेश जी, उस खेल का नाम था मैं भी शिवाजी। शिवाजी कौन थे? बहुत बड़े बड़े राजा, बड़े राजा के बेटे तो नहीं थे, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे। उनके पिता तो जो है आदिल शाही दरबार में थे वहां पर, लेकिन उन्होंने कितने मावलों को लेकर के इकट्ठा किया और हर किसी में भर दिया, और हर कोई कहने लगा कि मैं भी शिवा, मैं भी शिवाजी। तब जाकर के उन्होंने वो सारा का सारा काम बदला। तो हमें निराश हम हो सकते हैं, लेकिन हमें हताश नहीं होना है। अगर मैं हताश हो जाता तो जम्बू टॉक्स के कारण से मैं बैंकॉक में अगर विश्व हिंदू कांग्रेस होती है तो मैं नहीं जा पाता एज अ डेलीगेट। अगर वहां पर क्यों बोला? क्योंकि आपकी निरंतरता है, चरेवेती चरेवेती, यही तो मंत्र है अपना, सतत चलना, सतत आगे बढ़ना, नहीं थकना, नहीं रुकना। अच्छा सर, मेरा एक सवाल हो रहा है कि हम, जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था परसों, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव जी, वो उन्होंने सबसे अच्छा काम कर रखा है कि उन्होंने अपने परिवार को बड़ा दूर रख रखा है। ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका परिवार है, अपने वो अलग ही घर में रहते हैं। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री, मेरे विचार ये कहता नहीं है कि मैं अपने परिवार को साथ लेके चलूँ। तो वो मोदी जी के विचार में उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो मैं यूज़ करूँगा, मेरा बंगला मैं यूज़ करूँगा। तो कितना अच्छा विचार है, एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया समाज को। तो बीजेपी के अंदर ऐसे लोग हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो परिवारवाद करते हैं, जो अपने परिवारों को साथ लेके चलते हैं या परिवार को नेता बनाने की कोशिश करते हैं।
तो उन पर आपका क्या कहना है कि एक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतना सुंदर वीडियो जिससे पूरे समाज में एक मैसेज गया, और मोदी जी तो आपको पता है घर से दूर ही रहते हैं, माता जी से भी शायद 2 बार मिले होंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद में, 2 या 3 बार मिले थे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिवार को बढ़ावा देते हैं। क्या आपको लगता है पार्टी और विचार, बीजेपी के विचार को इससे नुकसान होता है? देखिए, हर चीज से फायदा और नुकसान दोनों ही होते हैं। आप अगर आप उद्धव ठाकरे क्यों हारे महाराष्ट्र में? बिकॉज अगर आप वो बाला साहब ठाकरे जिनकी जब उनका मृत्यु होती है तो पूरा मुंबई उमड़ पड़ता है, ऐसा ऐसा जन सैलाब जो है वो आज तक भारत की राजनीति में किसी भी व्यक्तित्व के लिए देखने को नहीं मिला था। या तो उनके लिए देखने को मिला, उनके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए देखने को मिला। उनके बाद में कुंभ में देख पा रहा हूँ। हाँ, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रग को छुआ, नस को छुआ, हिंदुत्व को छुआ, और लोगों को लगा कि ये व्यक्ति हमारा है जो वाकई में ऊपर से लेके नीचे तक केसरिया है। लेकिन जब आपने जनाब बोलना शुरू किया तो आप मातोश्री के ठाकरे नहीं रहे, आप बदल गए। तो फायदा और नुकसान आपको लगा होगा कि इससे हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन आप नीचे अर्श से फर्श पर आ गए। आपने अपनी सारी आपने अपनी जितनी भी मर्यादा थी, जितना आपका यश था, उस सबको तिरोहित कर दिया। तो भाजपा में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा बात यह है कि उसकी बैकबोन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कांग्रेसी प्रवक्ता के साथ में कुछ समय पहले, कुछ वर्ष हो गए, आज तो वो जीवन में नहीं रहे, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमें भाजपा से कोई डर ही नहीं है, भाजपा को तो हम यूं चुटकियों में हरा देंगे। हमारी परेशानी यह है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या करें, क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है वो अपने स्कूटर पे, अपने बाइक पे, अपने साइकिल पे चलता है, आपसे वो ना पैसा नहीं लेता है चुनाव से 7 दिन पहले प्रचार करने का, घर घर जाने का, ये सब करने के लिए वो खुद चलता है। ये वो व्यक्ति मेरे पास में नहीं है। वो फोटो भी चल रही थी, कोई आता है परिणाम बदल के चले। ये वो दोस्त कहते हैं भाजपा से हमें समस्या ही नहीं है, लेकिन इसका क्या करें, इसका तोड़ हमारे पास में नहीं है। तो वो लोग भाजपा में रहेंगे, आएंगे, जाएंगे, नुकसान भी करेंगे, लाभ भी करेंगे। भाजपा भी समझेगी। अभी प्रियंका गौतम को टिकट दिया गया, इतनी एक बढ़िया विक्ट्री भाजपा की दिल्ली में हुई है, प्रियंका गौतम जबरदस्त तरीके से हारी। क्यों? लोगों को नहीं समझ में आता है क्या कि आप अब से कुछ समय पहले कहती हैं कि मनुस्मृति मैं अपने आंखों के सामने जलाती हूं, और वो एक व्यक्ति जिसने पार्लियामेंट में कहा कि जिनसे जिन निकली जान की और ठर्रे में श्री राम, ऐसा करके उसको भी आप भाजपा में ज्वाइन करा लेते हैं। लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, रणबीर अलाहाबादिया। अभी बड़ा केस चल रहा है रणबीर अलाहाबादी समय रहना। क्यों नरेंद्र मोदी सरकार के जितने भी बड़े मिनिस्टर थे पोर्टफोलियो वाले, वो लाइन लगा करके क्यों इंटरव्यू दिया था 2024 में? आपको नहीं समझ में आता है कि किसे करना चाहिए, और उसी को क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। लेकिन वो समझना, इसलिए गलतियां होंगी, हमें अपेक्षा भी उसी से होती है जो काम करता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मोटा मोटी ये जो सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है। जो संगठन काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। गलतियां तो होंगी, गलतियां हो रही हैं शिक्षा के तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे। अभी तक पिछले 10-11 वर्षों में बहुत बड़ा काम हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये बात हमें समझनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसे गीता का ज्ञान मत दो, पहले उसे खाने के लिए रोटी दो। इसलिए आज जो चल रहा है, जब आप उज्ज्वला की बात करते हैं, जब आप जनधन योजना की बात करते हैं, जब आप घर घर बिजली की बात करते हैं, तो ये सब चीजें इशारा उसकी तरफ जाता है जो अंत्योदय की बात करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात थी कि अंतिम व्यक्ति तक ये सब चीजें पहुंचे। तो ये पहले आपको पेट भरना पड़ेगा लोगों का। क्यों भारत में कोविड के समय पूरी दुनिया में जिस तरीके का हुआ, हमने सबको वैक्सीन दिया, हमने यहां पर लोगों को बिठा के भोजन करवाया। तो ये होता है नरेंद्र होने का अर्थ। क्या ये लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा? इतना सारा इकोसिस्टम होने के बाद में, इतना जॉर्ज सोरोस एंड ऑल कंपनी का, इतने हिटमैन्स होने के बाद में, इतना डीप स्टेट होने के बाद में भी अगर भारत में 2024 में 240 सीट आ जाती हैं, इसका मतलब आप समझिए बहुत बड़ी जीत थी। और उसके बाद नीतीश जी, वो लोग ये कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कि अकेले मोदी जी, ऐसा लगता है कि वो ही परिवारवाद से दूर हैं, परिवारवाद को नफरत करते हैं, मतलब लाइक नहीं करते। लेकिन और लोग आप देखो परिवारवाद करते हैं बीजेपी में, उसका भी नुकसान होता है, जाहिर सी बात है। और भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनका नुकसान बीजेपी को होता है। मान लीजिए कि मैंने मोदी जी की सरकार में एक भी ऐसा घोटाला नहीं देखा जो पिछली यूपीए की जो सरकार थी उसके अंदर हुआ था। लेकिन और कहीं ना कहीं राज्यों से सुनने में आता है भ्रष्टाचार की बातें, ये सब बातें। तो क्या आपको लगता है कि एक मोदी नहीं, कई मोदी चाहिए?
देखिए भारत को भारत बनाने के लिए? देखिए बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जितेश जी जिनका हमें मालूम भी नहीं चलता है। वो चुपचाप काम करते हैं, जिसको आपने कहा था कि चुपचाप आता है परिणाम बदल के चला, वो चुपचाप काम करते हैं। वो आपको चीजें बराबर, उनका उद्देश्य ये नहीं होता है। मैं आपको सिंपल देता हूं, भाजपा के जो संघ के प्रचारक रामलाल जी, वो अभी कुंभ में थे, बड़ा नाम है, बड़े बड़े दायित्ववान कार्यकर्ता है, बड़े दायित्ववान पद पर है, लेकिन वो कुंभ में एक, जब उन्हें लग रहा था कि जाम में फंस गए हैं, एक किसी अनजान व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठ करके भैया मुझे वहां छोड़ देना, चले गए। यहां से चीजें शुरू। आप रामलाल की बात करेंगे तो रामलाल जी को देश की सामान्य जनता नहीं जानती है। वो अमित शाह को जानती है, वो योगी आदित्यनाथ को जानती है, वो राजनाथ सिंह को जानती है, वो ऐसे सब लोगों को जानती है, रामलाल जी को नहीं जानती। लेकिन रामलाल जी जो काम कर रहे हैं, जो सहस्त्रबुद्धे जी जो काम कर रहे हैं, इस काम का परिणाम क्या होता है? इसलिए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल। दुनिया का इतिहास तो उंगलियों पर गिना जा सकता है, रेस्ट आर द कंज्यूमर्स। लेकिन आप उन्हें छोड़ तो नहीं सकते ना। चींटी की भी अपनी भूमिका होती है, तो हिरण की भी अपनी भूमिका होती है, तो मनुष्य की भी अपनी भूमिका होती है, और सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते। वही जगदम्बिका पाल जो कभी कांग्रेस में थे और भाजपा को बड़ी बड़ी गालियां देते थे, आज वक्फ बोर्ड की जेपीसी की पूरी कमेटी, उसके चेयरमैन वो है। तो कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहीं पर कोई गलती की है, और आपको समझ में आता है। तो क्यों एक लोग कहते हैं कि आज का जो विरोधी है वो कल का स्वयंसेवक है, और जो कल का स्वयंसेवक है वो परसों का कार्यकर्ता है। तो सब अपने हैं। तो जो सब अपने होते हैं, वो कहते हैं ना कि बाकी सब सपने होते हैं, जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं। तो सारे अपने हैं, इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई है। तो गलतियां होंगी, जो परिवारवाद है वो भी होगा। आपने टाइगर राजा सिंह की बात की, कहां पर है? क्यों निकाल दिया था? उनको भी तो निकाला था ना, नूपुर शर्मा को भी निकाला, जिंदल साहब को, नवीन जिंदल जी को भी निकाला था, टाइगर राजा सिंह को भी निकाला था। टाइगर राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में वही क्यों रहते हैं गोश महल में? उसके अलावा उस तरीके के बोलने वाले दूसरे कोई क्यों नहीं है? तो समझ में आता है हमें कि अगर आपको केवल सामाजिक काम करना है तो सामाजिक काम करिए। आपको परिवर्तन लाना है तो आपको सत्ता में आना होगा, और सत्ता में आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर विदुर नीति भी सत्ता में आने का एक तरीका होता है, तो कणिक नीति भी एक तरीका होता है। तो ये कौन सी नीति थी? ट्रक भर भर के कांग्रेसी लाए गए, और लोकसभा चुनाव में जयपुर में, राजस्थान में मैंने देखा इतने सारे ट्रक भर भर के कांग्रेसी आए, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, ना उपयोग हो रहा है, ना उनका कोई उपयोग हुआ था, ना हो रहा है, ना आगे होगा, ऐसा लग रहा है। तो मतलब आप लाओ क्यों? मुझे बताओ, आप अपने कार्यकर्ता तैयार करो ना, ये कौन सी नीति हुई? नहीं, मैं यही बोल रहा हूं ना आपको कि आदमी कर्मों से ही तो सीखता है। बिना कर्मों से, अगर कर्मों से नहीं सीखता तो 2004 मैंने जो बोला था कि 2009 में भाजपा को जीतना चाहिए था, क्यों हारी? किस कारण से हारी? कर्मों से आपका होगा ना। जब आपको लगेगा नहीं हम जिन्ना को ऐसा बोल देंगे, तो क्या हुआ? इतना बड़ा व्यक्तित्व, आभा मंडल इसका इतना बड़ा, पूरी श्री राम यात्रा का जो वहां के सेना नायक थे, सारथी थे, तो जो बैठे थे वहां पर, लालकृष्ण आडवाणी जी, क्या हुआ उनका? क्यों मार्गदर्शन मंडल में आए, क्यों मार्गदर्शक बने? क्योंकि आपका जो कहना है, अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लोगों की, आज भाजपा कितने भी हाईवे बना ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन भाजपा का वोटर जो है वो क्या चाहता है? तो उससे हिंदुत्व की बात चाहता है। अगर आप उस मुद्दे से नीचे जाएंगे तो आप गड़बड़ करेंगे, और उसका परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको कर्मों से समझना पड़ेगा। तो वो कर्मों से समझे आप। तो आपने प्रचार समिति में गोवा में ये भी बात हुई थी जितेश जी, कि गोवा में जब नरेंद्र मोदी जी का, उनको अभी प्रचार समिति का अगुवा बनाना था, तो नहीं, इसकी घोषणा दिल्ली में करो। लेकिन दिल्ली में नहीं, उनको वहां पर लोगों को समझ में आ गया था कि दिल्ली तक जाने में जो 1 दिन लगेगा, वहां पर बहुत कुछ हो जाएगा। गोवा में ही इसकी घोषणा की गई। कौन थे वो लोग जो दिल्ली में चाहते थे? और दिल्ली से गोवा के बीच में जो समय था, उस समय में क्या क्या कर लेना चाहते थे? तो क्या सब लोगों की महत्वाकांक्षा नहीं होती? मैंने D4 का एग्जाम्पल आपको दे दिया। वो D4 थे ना 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, क्या कर लिया था? अच्छा, एक बार बताइए, अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ सर, कि राजस्थान में हमने पिछली कांग्रेस सरकार में देखा था कि जगह जगह दंगे हो रहे थे, PFI की रैलियां हो रही थी। तो बीजेपी की सरकार आई, उम्मीद हुआ, हालांकि काम भी कुछ अच्छे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार आने के बाद देवराज की हत्या यहाँ पे हो जाती है, और सरतन से जुदा के जो गौहर चिश्ती नारे लगा रहा था अजमेर में, उसकी जमानत हो जाती है। जो उदयपुर में एक और कांड हुआ था, कन्हैयालाल तेली वाला, उनके हत्यारे की एक की जमानत हो जाती है। और आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि भीलवाड़ा में कायरता है ये, मस्जिद से पथराव हो रहा है, मस्जिद से पथराव हुआ हिंदुओं की रैली पर। रामगंज में, अपन जयपुर में ही बैठे ठीक हैं, बात है, रामगंज में पथराव होता है, और छोटे छोटे बच्चे
मुस्लिम बच्चे पत्थर लेके निकलते हैं 5,000 की भीड़ में, हिंदुओं पर पथराव होता है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि राजस्थान में सत्ता रिपीट करानी है तो योगी जैसा बनना होगा? देखिए, हर व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे कि राम जी, अब राम जी तो दशरथ के बेटे थे, आप विष्णु जी के अवतार छोड़ दीजिए, हम लोगों ने श्री राम हमारे साथ में ही हैं, विष्णु जी के अवतार के रूप में छोड़ दीजिए, राम जी तो दशरथ के बेटे थे, लेकिन राम जी के बेटे कौन थे? तो लव कुश की कहानी किसको पता है, कैसे पता है? तो हर व्यक्ति योगी जी जैसा हो जाएगा, हर व्यक्ति मोदी जी जैसा हो जाएगा, ऐसा सोचना ही अपराध है। हर व्यक्ति सरदार भगत सिंह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता। नीतीश जी यहाँ की जनता की, आवाम की जो सोच अपेक्षा है उसकी बिल्कुल अपेक्षा है, और ऐसा नहीं करना, उनकी अपेक्षा पे खरे नहीं उतरना, और इस तरीके के लोगों को आप अगर आवाज देंगे, उनको आप थोड़ा सा ठहराव नहीं देंगे, उनके जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई, जो मोदी जी ने कहा भी था कि लोगों को उस भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा में वो जवाब सुनना जानते हैं, तो क्यों नहीं दे पा रही? कायरता है, कहीं ना कहीं कायरता है आपके अंदर। एक भ्रम की स्थिति है कि हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप पूरे तरीके से अपनी मुट्ठी को मुष्टिक प्रहार नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है करना पड़ेगा, स्टैंड रखना चाहिए? बिल्कुल स्टैंड करना पड़ेगा। जिसने स्टैंड लिया है वो आगे बढ़ा है, चाहे वो अर्णब गोस्वामी। मुझे तो एक बात समझाइए, मैं यहाँ पे सुरेश चौहान की जिस बात पे मैंने उनसे पूछा, भाई बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि हम हिंदुत्व पे स्टैंड कायम है हमारा, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मोर्चा बना देती है पार्टी के अंदर। या तो आप स्टैंड रखो, यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा बना लो, दोनों काम एक साथ कैसे होते हैं? ये दोनों बात देखिए, द मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट, द मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट की बात आती है कि कुछ चीजें आपको ऐसी करनी पड़ेंगी। भारत की जनता का हर व्यक्ति अनाज खाता है, हर व्यक्ति रोटी खाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सब लोगों को सब तरीके से जानता हूं, तो 1000 आंखें आपको भी देख रही हैं, वो आपको भी जानती हैं, तो आपके काम को समझ रही है, आपके काम के तरीकों को भी समझ रही है, उसको एनालिसिस भी कर रही है, पर्दे के पीछे से क्या खेल हो रहा है उसको भी वो समझती हैं। तो मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट की बात आती है। इसीलिए मैंने कहा कि इतनी ताकतें होती हैं, आप 240 से 220 पे आ जाते तो क्या स्थिति हो जाती, ना चंद्रबाबू नायडू आपके साथ में होते, ना नीतीश कुमार आपके साथ में होते, गड़बड़ हो जाता पूरा का पूरा। तो आप ये सोचें कि आज हम ये कह देंगे कि साहब हिंदू राष्ट्र जो है वो मुसलमानों के बिना होगा, या फिर उनके 17 लाख है, अगर 20 लाख है तो उनका क्या करोगे, उनके समंदर में फेंक दोगे, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। क्योंकि कम से कम अभी आप उस बारे में बात करने के योग्य ही नहीं है, आपके अंदर उतनी शक्ति ही नहीं है। नहीं, आप दो नावों में कैसे सवार, दो नावों में तो गिरता ही आदमी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदुत्व की बात करते हैं, है ना, सनातन की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा बना लिया और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने की, मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने की बात। दो नाव में मुजफ्फराबाद, अभी मुस्तफाबाद दिल्ली में क्यों मोहन सिंह बिष्ट क्यों जीत गए? क्योंकि ताहिर हुसैन को किसने टिकट दिया? ओवैसी ने। कितना वोट लिया? 33,000। कैसे जीते मोहन बिष्ट? देखिए कुछ चीजें, इसीलिए मैंने दो नीति की बात की थी। आप विदुर नीति की बात की तो कणिक नीति, जो कणिक जो है वो धृतराष्ट्र के सचिव थे, वो वहां करते थे। तो आपको विदुर नीति को समझना पड़ेगा, चाणक्य नीति को समझना पड़ेगा, तो कणिक नीति को भी समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवैसी कोई बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आपको वोट तो काटवाने पड़ेंगे या काटने पड़ेंगे। आप सीधे लेकर के अगर ये कहेंगे कि हम लोग तो केवल इनके सहारे चलेंगे, तो आप हार जाएंगे। क्योंकि भारत में डेफिनेटली हम लोगों की बातचीत में भी कास्टिज्म वाला मुद्दा नहीं आया, वो कभी और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज भी भारत में ये मुद्दा तो है। आप बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में केवल उसको एकदम छोड़ के नहीं चल सकते, और ये दिल्ली के विधानसभा चुनावों में तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं आया। एक है तो सेफ है, दिल्ली में तो नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली के चुनाव की चीजें अलग थी, उसके मुद्दे अलग थे, उसका पर्सनैलिटी कल्ट वो अरविंद केजरीवाल था, वो मुद्दा ही अलग था, वो चुनाव ही अलग था। आप उसको महाराष्ट्र से जोड़ के नहीं देख सकते, हरियाणा से जोड़ के नहीं देख सकते। चाहे हरियाणा दिल्ली आपस में सटे हुए हैं, लेकिन दोनों राज्य अलग अलग हैं, दोनों की चीजें अलग अलग हैं। तो समझना पड़ेगा उस चीज को। तो हर जगह एक ही नारा, हर जगह एक ही नीति नहीं चलेगी। इसलिए मैंने बोला कि आज भाजपा उस स्थिति में नहीं है। और रही बात यह कि जो आपने उदयपुर की बात की, आपने भीलवाड़ा की बात की, आपने अजमेर की बात की, तो कहीं ना कहीं आपको पुरुषार्थ, आपको पौरुष तो दिखाना चाहिए। अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो जनता उसे कायरता समझेगी, और उसका दंड भी आपको कभी ना कभी तो मिलेगा। तो इस कायरता का दंड 2018 के चुनाव में मिला ना? मिला, बिल्कुल मिला। उनके राज्य में 7 मुस्लिम जो थे उनके एडवाइजर बताए, और कई मुस्लिम मंत्री भी 2-3 बन भी गए थे, और मंदिर टूट गए थे। इतना फेमस जयपुर का 200 साल पुराना मंदिर टूट गया था। तो इतना नुकसान बीजेपी को हो चुका है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या चक्कर है नीतीश जी, अभी भी वही डर्रा चल रहा है। मैं देखता हूँ बीजेपी कार्यालय के पास में एक मजार बनी हुई है, रोड पे बनी हुई है। अरे हटा दो ना, क्या दिक्कत है?
तो क्यों अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं चेंज हुआ अब तक? कर्णावती कर देते ना। अहमदाबाद तो उनका वहां पर वो 10 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहे, वहीं से आते हैं, तो क्यों नहीं नाम चेंज हुआ? ये आप भारत में इतने करोड़ों लोग हैं, उसकी जनसंख्या को, उनकी शक्ति को कम करके हम नहीं आंक सकते हैं। हम उनको विभेद कर विभाजन करना पड़ेगा। निधि जी एक बात मैं ये सही मानता हूँ कि हर मुस्लिम बुरा नहीं होता, लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम है वो तो बहुत खतरनाक है देश के लिए। डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक। बिल्कुल है। और कट्टरपंथी केवल यहीं पर ही क्यों, वो तो दुनिया में जहां कहीं भी गए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये लोग दुनिया में जहां कहीं गए 25 साल के अंदर अंदर उन्होंने उस देश की संस्कृति का सफाया कर दिया, केवल भारत बच गया। इसलिए भारत से समस्या है सब लोगों को, क्योंकि भारत में आकर के कम्युनिस्ट, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये एक हो जाता है। बाकी सब जगह पूरी दुनिया में अलग अलग है, केवल भारत में ही समस्या है। लोग जो कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन हम लोग मिटे करे, इवन देन हम चाहे हमारे यहाँ से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, ये सब कुछ हुआ, इवन देन भारत में, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश जिसमें 120 करोड़ लोग एक धर्म को, चाहे वो नाम वाले हो या काम वाले हो, लेकिन हैं, ये अपने आप में संसार के लिए अजूबा है। दुनिया में भारत के अलावा दुनिया में दूसरा देश ऐसा नहीं है। निधि जी एक अंतिम सवाल है, मैं लंबा समय हो गया। एक सवाल ये है कि मैं अभी यूपी गया था, प्रयागराज में कुंभ में, तो रास्ते में हम जा रहे थे, एक सुंदर तस्वीर देखने को मिली, जहाँ राजस्थान में बड़ा चुनाव में देखता हूँ जातिवाद होता है, लेकिन मैं यहाँ से भी गुजरा था तो कुछ आजकल गाड़ियों पर लिखा होता है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे सुंदर नजर आया कि जातिवाद नहीं हो रहा, लेकिन फिर राजस्थान आया तो देखता हूँ कि ये जाट, ये मीणा, ये गुजर, ये ब्राह्मण, तो बड़ा दुख होता है कि एक तस्वीर मैं यूपी में देख के आया था और एक तस्वीर यहाँ पे देखता हूँ। ये बदलाव कैसे आएगा? बदलाव लोगों से ही आता है। मैंने जो कहा था कि भाई जो हम लोग बोलते हैं कि मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा, मैं सुधरूंगा तो युग सुधरेगा, तो हमें बदलना चाहिए। हमें बदलने के लिए हमें राजा वैसा चाहिए। हमारे यहाँ पर झरना जो है ना, वो सभी जगह पर ऊपर से नीचे बहता है। ठीक है, इंद्रदेव को वर्षा का देवता कहा जाता है, तो वर्षा ऊपर से होती है। हमारे यहाँ बात जो होती है वो यथा राजा तथा प्रजा की बात होती है। तो राजा जैसा होगा, राजन्य वर्ग जैसा होगा, प्रजा उसका अनुसरण करेगी, उसका अनुकरण करेगी, उनसे प्रेरणा लेगी। तो आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर आपको पता है कि कौन है, कौन राजा है, तो उसके अनुसार वो चीज चलेगी। उनको देखेगा, उनको लगेगा कि हमारे पास में ये शक्ति है, अगर हमारे लोगों के साथ में, हमारी बहनों के साथ में, हमारी मातृशक्ति के साथ में कुछ गलत होता है, तो जिन्होंने गलत किया उनके साथ में क्या कुछ हो सकता है, ये वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ है। जैसे जैसे होगा, मैं उम्मीद करता हूं भजन लाल सरकार जो है इस मुद्दे पर जो है वो और सख्त रहेगी, और कठोर रहेगी, और पुरुषार्थ दिखाएगी, और शौर्य का प्रदर्शन करेगी। और हमें तस्वीर जो है वो, चाहे वो भगवा ऊपर से नहीं हो, लेकिन वो अंदर से पूरे तरीके से भगवा दिखाई देने चाहिए, और वो दिखाई देंगे। उम्मीद है कि राजस्थान में कुछ उम्मीद तो कर ही सकते हैं सर, उम्मीद करनी चाहिए। निधि जी ठीक कह रहे हैं कि उम्मीद है कि राजस्थान में कुछ अच्छा होगा। हालांकि एक अच्छी तस्वीर निधि जी देखने हुई कि हमारी राजस्थान की सरकार की पूरी कैबिनेट भगवा रंग में रंगी रही। एग्जैक्टली, महाकुंभ में लगाई, महाकुंभ में, और एक बैठक भी वहां पे हुई प्रयागराज में, जिसमें पुजारियों के लिए पैसे मानदेय बढ़ाया गया। तमाम ऐसे प्रयास होते रहते हैं समय समय पर। और देवनानी जी ने भी हाल ही में एक प्रयास अजमेर के अंदर किया, आपको ध्यान होगा कि एक नाम परिवर्तन उन्होंने किया है। तो लगातार सरकार के कुछ लोग और सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी वो चाहे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो। लेकिन उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, जिस अकॉर्डिंग राजस्थान की जनता चाहती थी। राजा वैसे ही हैं, लेकिन अभी मंजने में थोड़ा लगता है समय लगेगा। तो आप सभी दर्शकों ने ये पॉडकास्ट सुना, तो आप अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। निधि जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। नहीं, बहुत धन्यवाद जितेश जी आपका। और हम लोगों ने जो सोचा था कि जितने समय हम बैठेंगे उससे बहुत लंबा समय है बैठ लिए हैं। और हमारे दर्शकों को आई होप कि काफी सारा कंटेंट जो मिला होगा। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी तो हमें प्रतिक्रिया जरूर भेजिए, क्योंकि उसी से हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें पता लगता है कि क्या कुछ हुआ है। तो फिर कभी बैठेंगे और फिर कभी देश दुनिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। नमस्कार।